नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर और मैं हूं आपके साथ गुलशन सैफी। और आज हम बात करेंगे एशियाई देश नेपाल की, जहां उथल पुथल के बाद की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, या यूं कहें कि केपी ओली अब नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं रहे और वहां आंदोलनकारियों की जीत हो चुकी है, तो कहना गलत नहीं होगा। साथियों, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अब नेपाल, यहां आंदोलन के जरिए सरकारें गिराई गई। कोई भी आम चुनाव नहीं हुआ, उग्र प्रदर्शन हुए, प्रचंड विरोध प्रदर्शन हुआ, आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे, लाखों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया, संसद में आग लगाई गई, एयरपोर्टों पर कब्जा किया गया, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया और उसके बाद सरकार बदलकर अंतरिम सरकारें बनी। ये एशिया के 4 देशों में, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हो चुका है। आखिर क्या वजह है और क्यों इस तरह की घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं? क्योंकि एशिया का हिस्सा भारत भी है और भारत जो इन तीनों देशों के, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के बीच में है, तो कहना गलत नहीं होगा कि एशिया के लिए यह खतरा मंडरा रहा है कि जब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के झूठे वादों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, सरकार के प्रतिबंधों के खिलाफ, सरकार के आक्रोश के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। नेपाल में भी ऐसा हुआ। नेपाल, जैसा कि सभी जानते हैं कि 2001 में वहां राजशाही परिवार की हत्या हुई थी और हत्या के ठीक 5 साल बाद 2006 में नेपाल में जिस तरह का जन आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे माओ आंदोलन भी अक्सर कहा जाता है, उसने नेपाल की नींव को कमजोर कर दिया। पहले राज परिवार की हत्या, फिर 5 साल बाद जन आंदोलन। लेकिन 2008 में जब उसको गणीय यानी लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया नेपाल को, तो लगा कि अब आम चुनाव होंगे, सरकारें चुनी जाएगी और एशिया के बाकी देशों की तरह नेपाल में भी सुचारू रूप से सरकार का संचालन होगा। लेकिन लोकतंत्र घोषित करने के बाद भी वहां सरकारों में मतभेद बना रहा और 2 पक्षों के बीच में खिंचाव रहा। एक राज व्यवस्था के पक्ष में रहा और एक लोकतंत्र के पक्ष में रहा। इस तरह वहां की सरकारें जल्दी जल्दी आती और जाती रही, जिन पर कभी देखिए कोहली पर आरोप लगता रहा कि वो चाइना के समर्थक हैं, वो भारत पे उतना विश्वास नहीं रखते हैं जितना चाइना पर रखते हैं, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया। लेकिन वास्तविक हकीकत क्या थी कि आखिर केपी ओली के खिलाफ इतना आंदोलन क्यों भड़क गया? और इसमें एक नया नाम आया, जैन जी। जैन जी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आपने देखा कि मीडिया रिपोर्ट के दौरान जहां थर्ड लोअर ब्रेकिंग पॉइंट होता है, वहां पर जैन जी लिखा गया। जैन जी आंदोलन रंग ला रहा है, जैन जी ये, जैन जी वो। आखिर ये जैन जी रहा क्या जिसने नेपाल की सरकार को पलटने में अपनी भूमिका निभाई? और या यूं कहें कि जब सरकार पलटी तो जैन जी की ही जीत मानी गई। जैन जी होता क्या है? जैन जी का अर्थ होता है जनरेशन जी, यानी 1997 1997 से लेकर 2012 और 15 तक पैदा होने वाले बच्चे, जिनको जैन जी कहा जाता है, जो मिलेनियल्स और अल्फा से पहले आते हैं जैन जी। मिलेनियल्स यानी वाई, जैन वाई, और उसके बाद आता है जैन जी यानी जैन जनरेशन जी। इस जनरेशन का अर्थ क्या होता है? इस जनरेशन का अर्थ होता है कि इसने हाईटेक जमाने में आंखें खोली है, जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में डिजिटल ग्लोबल का जो एक समावेश है वो है, जिसके हाथ में तकनीक है, जिसके पास डाटा है और जो देश के अलावा पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, उसको जैन जी कहा जाता है। जो हाईटेक तरीके से अपने काम को करता है, हाईटेक तरीके से घटनाक्रम को समझता है और हाईटेक तरीके से उन घटनाक्रमों को आगे भेजता है। नेपाल में बीते कुछ दिनों से लोगों में आक्रोश था केपी ओली सरकार को लेकर कि जिस तरह वो दमनकारी और प्रेस की आजादी और लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे थे, उसको लेकर नेपाल की जनता में बहुत आक्रोश था। और उस आक्रोश में जो अहम भूमिका निभाई वो जैन जी ने निभाई। वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और तमाम जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है, जो अब एक्स हो चुका है, तो इस तरह
वो सोशल मीडिया पर लगातार सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे, उसके आंदोलन को हवा दे रहे थे। आपको याद होगा कि 2019 में भी नेपाल में एक बहुत बड़ा विद्रोह रहा था, लोगों में आक्रोश रहा था क्योंकि कोविड के दौरान वहां की नेपाल सरकार पूरे इंतजाम को संभालने में फेलियर रही थी और वो चिंगारी बनते बनते सोशल मीडिया के माध्यम से वो आग में बदल गई। और आग में बदलने के बाद 4 सितंबर 2025 को जब केपी कोहली सरकार को ये लगने लगा कि सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ एक भ्रूम आ चुका है, हमें ट्रोलिंग किया जा रहा है और हमारे खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसके चलते हमें कभी भी यहां से इस्तीफा देना पड़ सका, तो उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म चिन्हित किए, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इस तरह के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। यह है कह करके कि ये नैरेटिव फैलाते हैं और झूठी खबरों को प्रचार करने में साथ देते हैं, सरकार के खिलाफ यह माहौल बनाने में मदद करते हैं। यह कहकर 4 सितंबर 2025 को इन पर रोक लगा दी। बस वही दिन था जिसने केपी कोहली सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जैसे ही ये प्रतिबंध लगा तो वहां के लोग सोशल मीडिया से वंचित हो गए और वंचित होने के बाद उन्होंने कोशिश की कि री रजिस्ट्रेशन करके किसी तरह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लौटा जाए, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि सरकार ने रोक लगा दी थी। बस फिर क्या था, युवा सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतरने के बाद कार्य बनते गए, कार्य बनने के बाद में गुट बनते गए, समुदाय बनते गए और इस तरह एक पूरा का पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया और आगजनी की घटना हुई जिसमें जो नेपाल के जो संसद है वहां की संसद को फूका गया, वहां के जो नेताओं के घरों को आग लगा दी गई। उसके बाद नेपाल के मुख्य एयरपोर्ट काठमांडू के एयरपोर्ट पर कब्जा किया गया जिससे कि केपी कोहली के जो प्रधानमंत्री हो देश से बाहर ना भाग जाए। यानी जनता में इतना गुस्सा था कि पद से तो हटाना ही है, साथ ही इन्हें देश से बाहर भी नहीं जाने देना है। समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा था लोगों में। झूठी सरकार, झूठे वादे, इन सबके खिलाफ, ऐसे आरोपों के खिलाफ वहां की जनता खड़ी थी और हुआ भी ही। जैन जी ने अपना असर दिखाया। अब ये जैन जी ने एक बड़ी भूमिका तो निभा दी कि सरकार को हटा दिया, वहां अब अंतरिम सरकार बनेगी, जो भी बनेगी उसके बाद फिर आम चुनाव होंगे, आम चुनाव के बाद जो है स्थायी सरकार का गठन होगा। तब तक अंतरिम सरकार कोई ना कोई आएगी सामने, या तो वो माओ की सरकार आती है या नेपाली कांग्रेस की सरकार आती है। देखने वाली बात है कि कौन वहां सामने आएगा। फिलहाल अभी स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैन जी के नुकसान क्या है। जैन जी जिस तरह तेजी से काम करता है इसमें धैर्य की कमी होती है। मिनटों सेकंडों में ही जैसे ही कोई मैसेज सोशल मीडिया पे डालते हैं, देखते ही देखते हजारों लाखों करोड़ों व्यूज हो जाते हैं। यानी इतनी तेजी से खबर फैलती है कि किसी को भी यह समझना, सोचने का समय नहीं मिल पाता कि जो तथ्य इसमें दिए गए हैं क्या वो वास्तविक रूप से सत्य हैं या इनके पीछे एक मनगढ़ंत कहानी है, कोई प्रोपेगेंडा है या फिर एक ऑथेंटिक न्यूज है। ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलता, तो इसका नुकसान ये भी होता है। और दूसरी बात क्या है कि जैन जी की जो मानसिकता होती है वो ग्लोबल सेट होती है। अगर इनको लगेगा कि अमेरिका में आग लग गई है तो इन्हें ऐसे लगता है कि हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ गया। अगर इनको लगेगा कि श्रीलंका में सरकार गिर गई है तो इन्हें ऐसे लगेगा कि अगले महीने हमारे देश में भी झगड़े होंगे और जन आंदोलन होंगे। यानी ये ग्लोबल वाइज से सेट रहते हैं। यानी इनको लगता है कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ी या चाइना में महंगाई बढ़ी तो हम उससे अछूते कैसे रहें, जबकि वास्तविकता यह है कि ना तो अमेरिका की महंगाई से हमारा कोई लेना देना है, ना ही चाइना की महंगाई से हमारा कोई लेना देना है। लेकिन एक माइंड सेट है कि ग्लोबल रूप से कि अगर हाँ एक इसमें अच्छी बात ये रहती है कि फला देश तरक्की कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे, वहां का एजुकेशन रेशियो बढ़ रहा है तो हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, अगर वहां भ्रूण हत्या नहीं हो रही है तो हमारे यहाँ क्यों हो रही है। ये एक अच्छा पॉइंट भी निकल के आता है। लेकिन ग्लोबल माइंडसेट के ज्यादातर नुकसान भी सामने आते हैं। चौथी बात, ये लोग ना तो किसी भी न्यूज को परखते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड करने में विश्वास रखते हैं। मेरे पास आई और मेरा माइंडसेट पहले से ही कुछ ऐसा है, कुछ मैंने लाइनें पढ़ी, ठीक है मुझे ओके लगा, मैंने आगे भेज दिया। तो जो कई बार इसके जैसे आपने देखा होगा पालघर मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जब साधुओं की हत्या कर दी गई थी तो इस तरह की झूठी खबर फैलाई गई कि बच्चों की चोरी की जा रही है, बच्चों को अगवा करके ले जाया जा रहा है और तमाम भीड़ वहां पहुंची और पहुंचने के बाद में वहां हमला हुआ और वो दुखद पहलू हमारे सामने आया। तो कई बार इस तरह की तेज, जैसे एक इंजीनियर के केस में भी आपने आंध्रा में देखा होगा कि वो 2 इंजीनियर जा रहे थे, उनके बारे में सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर कुछ अनावश्यक रूप से गलत बात फैलाई गई और देखते ही भीड़ ने उनको घेर लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे कुछ ना कुछ नुकसान भी सामने आते हैं
क्योंकि सोशल मीडिया एडवांटेज है तो उसके साथ में डिसएडवांटेज भी है, ये बात हमको समझनी होगी। चलिए दोस्तों, आज बात हुई हमारी जैन जी को लेकर, लेकिन इस जैन जी की श्रीलंका में क्या भूमिका रही, बांग्लादेश में क्या रही और पाकिस्तान में क्या रही, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चलते चलते। श्रीलंका में जब महंगाई बढ़ने लगी और वहां का जो राजस्व था वो घटने लगा और सरकारी खजाना खाली होने लगा और वहां का प्रत्येक व्यक्ति कर्जे में गिर गया, तो वहां की जनता आक्रोशित हो गई और गोटबाया राजपक्षे और विक्रम सिंघे जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ लोगों ने जन आंदोलन किया। वहां के राष्ट्रपति के घर में घुस गए, राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में लोगों ने तैराकी की और वहां की संसद को भी लोगों ने तहस नहस कर दिया और वहां राष्ट्रपति भवन में महिलाओं तक के कपड़े आम जनता उठा के ले गई। उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जब बना था तो वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था और जो पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान था। ऐसे में 1952 में वहां भाषा के तौर पे, रहन सहन के तौर पे, खान पान के तौर पर जो बदलाव था पाकिस्तान के खिलाफ, वहां एक भाषाई आंदोलन हुआ जिससे 1952 में बांग्लादेश की नींव बनी। 1970 में जो बांग्लादेश में आम चुनाव हुए उसमें शेख मुजीब को भारी बहुमत मिला, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको सत्ता सौंपे जाना जरूरी था और पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश था उस वक्त, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी है, पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता नहीं सौंपी, जिसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद भी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। तो ऐसे में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब वहां बांग्लादेश आजादी की जो वार थी वो की, लिबर्टी वॉर जिसको कहा जाता है, उसके बाद में बांग्लादेश का अस्तित्व में आया और वहां शेख मुजीब की जो सरकार थी वो बनी। उसके बाद 1975 में उनकी हत्या कर दी गई और सैन्य विरोध के दौरान उनके घर में ही उनकी हत्या कर दी गई और तमाम उनके जो रिश्तेदार थे वो उनकी भी हत्या की गई और जो उनकी बेटी थी शेख हसीना वो किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागने में सफल रही। जब शेख मुजीब की 1975 में हत्या की गई तब वहां जियाउर रहमान ने सत्ता संभाल ली, जिनकी पत्नी है खालिदा जिया, जो वहां की विपक्ष की बहुत बड़ी नेता भी रही और शेख हसीना और खालिदा जिया इनके बीच में ही सरकार का सत्ता पक्ष रहा। लेकिन 2009 से लेकर बात वहीं थोड़ी पीछे छूट गई थी। जब जियाउर रहमान ने 1975 में सरकार ले ली तो 1981 में उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उसके बाद 1990 तक बांग्लादेश में उथल पुथल रही और 2009 से लेकर 2024 तक शेख हसीना की सरकार रही। इतने लंबे समय तक सरकार रहने की वजह से शेख हसीना पर जो साल 2018 था उसमें वोटों की गड़बड़ी का भी, चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगा, जिसको लेकर लोग गुस्से में थे और यही वजह रही कि 2024-25 में वहां की जनता सड़कों पर उतरी, लाखों लोगों का हजूम उतरा और सरकारी जो लोग थे उनको निशाना बनाया जाने लगा, जो सरकार के समर्थक नेता थे उनको निशाना बनाया गया और किसी तरह से शेख हसीना वहां से जान बचाकर भागने में सफल रही और उनके स्थान पर दूसरी अंतरिम सरकार को चुना गया जो वहां के आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। वहां भी जैन जी का बहुत बड़ा रोल रहा क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उनमें से 2 प्रदर्शनकारियों को पुलिस उठाकर ले गई। बाद में सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि उन दोनों युवकों की हत्या कर दी गई है, लेकिन फिर बाद में पुलिस ने एक बयान जारी करके, वीडियो जारी करके दिखाया था कि वो आंदोलनकारी सुरक्षित है, पुलिस उनसे सिर्फ पूछताछ कर रही है। लेकिन इसी बीच ये जो जैन जी है इसने इस खबर को इस कदर फैला दिया कि वो आंदोलन इतना आक्रमणकारी हो गया कि वो सरकार के पलटने के बाद ही रुका। तो आप समझ सकते हैं कि जैन जी की क्या भूमिका है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जनरल अयूब से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक तख्ता पलट होते रहे। साल 1999 में 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आखिरी बार तख्ता पलट किया। उसके बाद वो भारत भी आए थे, जिन्होंने आगरा शिखर वार्ता की थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी बात की थी। उसके बाद में पाकिस्तान में कई बार आंदोलन के रूप में सरकारें बदली, आम चुनाव नहीं हुए। लेकिन देखिए, तख्ता पलटना और आंदोलन के जरिए सरकार पलटना ये 2 अलग अलग चीज होती है। तख्ता पलट में होता क्या है कि कोई भी सेना किसी भी देश की आकर वह सरकार पर कब्जा कर ले और अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दे या राष्ट्रपति घोषित कर दे, जैसी उस देश की व्यवस्था हो। जैसा कि पाकिस्तान में हुआ था, जनरल अयूब ने पहले खुद को पाकिस्तान में तख्ता पलट करते हुए प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसके बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद को अपना जो वहां का प्रेसिडेंट घोषित किया 1999 में। तो ये तख्ता पलट था और जन आंदोलन आप देख ही रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में
और चलते चलते दोस्तों मैं नेपाल की एक और बात आपसे शेयर कर दूं कि महज 3 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसके प्रति व्यक्ति की आय 66,000 नेपाली रुपए है, अगर उनको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो महज 41,000 आता है। और 207 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल के पास बहुत ज्यादा आर्थिक संसाधन नहीं है। वहां की उथल पुथल से उसको समझने में लंबा वक्त लगेगा, और वहां की सरकार अगर अब लोकतांत्रिक तरीके से चली तो निश्चित रूप से वह भारत के साथ भी अच्छे संबंध रखेगी, चाइना के साथ भी अच्छे संबंध रखेगी, और बाकी देशों से तो उसके संबंध हैं ही। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब नेपाल में जो आने वाली सरकार है वो किस तरह का काम करेगी, और हमें उम्मीद है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते जिस तरह नेपाल में जन आंदोलन हुआ उसके बाद केपी कोहली को जाना पड़ा। हम दुआ करेंगे कि वहां अब जो सरकार आए वो स्थायी रूप से काम करे और लोगों के हित में काम करे। आज की इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई वो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात किसी न किसी मुद्दे पे। नमस्कार।